हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं कृष्ण सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से फिजिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चनों में से आपको अपने एग्जाम में या तो सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि बाई चांस सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है तो दोस्तों इन क्वेश्चनों में से आपकी एग्जाम में इन कंसेप्ट पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन है वो तो 110% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपके दोस्तों यदि आप रियल में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं दोस्तों इन क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है और इसके अंदर आप क्या पूछा गया है कि दो एक जैसी स्प्रिंग ए एवं बी, इनके बल नियतांक के ए एवं के बी इस प्रकार हैं कि के ए का मान अधिक है के बी से, तो इन्हें समान लंबाई में खींचने के लिए आवश्यक कार्य होगा। दोस्तों आपको क्या दिया होगी, आपके पास दो कोई स्प्रिंग दे दी ए एवं बी, इन दोनों का दोस्तों जो स्प्रिंग नियतांक है वो क्रमशः के ए एवं के बी हैं। यदि इन सब दोनों को यदि समान लंबाई तक खींचा जाता है, कि मान लेते हैं कि एक्स दूरी तक खींचा जाता है, तो इनको खींचने में जो किए गए कार्य है दोस्तों आपको बताना है कि ए स्प्रिंग का अधिक होगा या बी का अधिक होगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो किए गए कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं क्या दिया कि दोनों को समान दूरी तक खींचा गया है, तो दोस्तों यानी कि एक्स का मान दोनों के लिए समान है। तो दोस्तों हमारा जो किया गया कार्य हो जाएगा, जो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वह हमारा जो स्प्रिंग नियतांक होता है उसके समानुपाती हो जाएगी। हमें क्या दिया कि दोस्तों पहले वाली जो स्प्रिंग है यानी ए नंबर की जो स्प्रिंग है उसका बल नियतांक अधिक है, तो इसको खींचने में जो किया गया कार्य हो जाएगा वो भी हमारा अधिक हो जाएगा। तो यानी स्प्रिंग ए में यानी कि जो किया गया कार्य होगा सो आवश्यक कार्य होगा दोस्तों इसको समान लंबाई तक खींचने के लिए वो स्प्रिंग ए में अधिक होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि दोस्तों ये क्वेश्चन या तो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, यदि सेम टू सेम नहीं आता है तो इस कंसेप्ट पर आधारित आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। दोस्तों आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपके सामने है। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि दो स्प्रिंग जिनके बल नियतांक K1 इक्वल टू 1500 न्यूटन पर मीटर तथा K2 का दोस्तों जो बल नियतांक वो हमें 3000 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, इनको समान बल से खींचा जाता है, तो स्प्रिंग में संचित ऊर्जाओं का अनुपात होगा। दोस्तों फिर से हमें लगभग सेम पहले वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर दोस्तों स्प्रिंग नियतांक हमें दिए हुए हैं और इनको समान बल से खींचा जाता है, तो ऊर्जाओं का अनुपात होगा। दोस्तों यदि हमें समान विस्थापन तक खींचता तो दोस्तों अपन ये फॉर्मूला लगा सकते थे आराम से, यानी जो 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं क्या दिया हो कि बल समान है, तो दोस्तों आपको इसका जो एक और फॉर्मूला होता है वो आपको यूज करना होगा। दोस्तों इस एनर्जी का स्प्रिंग की जो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला है इसको भी आप नोट कर लें। ये होता है हमारा 1/2 एफ स्क्वायर अपॉन में क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या दिया हो कि दोनों को समान बल से खींचा गया है। तो यदि दोस्तों बल हमारा समान होता तो उस कंडीशन में जो हमारी एनर्जी होती है, जो किया गया कार्य होता है वो दोस्तों स्प्रिंग नियतांक की व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस स्थिति में दोस्तों विस्थापन हमारा नियत रहता है उस समय तो इसके समानुपाती होता है, लेकिन जब बल हमारा नियत रहता है तो उस समय दोस्तों इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से U1 इक्वल टू दोस्तों हमारा जो U2 आ जाएगा वो हमारा K2 अपॉन में K1 हो जाएगा। K2 का मान दोस्तों हमें 3000 दिया हुआ है और K1 का मान हमें 1500 दिया हुआ है। तो इन प्रकार से दोस्तों इन दोनों का जो अनुपात हो जाएगा हमारा 2:1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों 1500 न्यूटन पर मीटर एवं 3000 न्यूटन पर मीटर की जो स्प्रिंग है उनको यदि समान बल से खींचा जाता है तो स्प्रिंग में दोस्तों जो स्थितिज ऊर्जाओं का जो अनुपात होगा या इसको यानी खींचने में जो किए गए कार्य का जो अनुपात होगा वो 2:1 हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में गतिमान इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जो त्रिज्या है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा कोई यानी एक समान यानी चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, यदि किसी वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो इसकी जो त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, यह आपको बताना कि किसके अनुक्रमानुपाती होगी। आप सबने पढ़ा होगा कि दोस्तों यानी जो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो mv अपॉन में क्यूबी होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों यह यानी कि आवेश की तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर में अनुक्रमानुपाती पूछा गया है। तो यहाँ पर तो इसके व्युत्क्रमानुपाती हो रही है। दोस्तों यदि चुंबकीय क्षेत्र के देखते हैं तो दोस्तों इसके भी यह व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और दोस्तों चाल देखते हैं कि चाल के यह समानुपाती है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा कोई यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यानी जो इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर गति करता है तो उसकी जो रेडियस होती है वो चाल के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एम द्रव्यमान
तथा आवेश Q का कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान है तो एक परिक्रमा पूरी करने में कण के द्वारा लिया गया समय होगा। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा उसी प्रकार से दोस्तों कोई यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई यानी Q आवेश वाला कण है दोस्तों, वह यानी गति कर रहा है। इसका द्रव्यमान आपको m दिया हुआ है और दोस्तों इसकी जो रेडियस है वो भी हमें r दी हुई है। तो आपको बताना कि एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों इसको समय कितना लगेगा। दोस्तों जो आवर्तकाल का जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये हमारा होता है 2πm/क्यूबी होता है। दोस्तों यदि आप इसके अंदर कन्फ्यूजन होते हैं तो आपको कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारे रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो mv/में क्या होता है, क्यूबी होता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो इसकी जो रेडियस होती है वो 2πr होती है, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 2πr। तो दोस्तों एक चक्कर यानी पूरा करने में जो लिया गया समय होता है वो हमारा क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दोस्तों एक चक्कर की जो दूरी हो गई हमारे 2πr हो गई और चाल हमारी कितनी दी हुई है हमें मान लेते हैं कि इसकी v चाल है। तो यहाँ से दोस्तों यदि अपन r का मान यहाँ पर रखेंगे तो r का मान रखेंगे ये हमारा हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा हमारा mv/क्यूबी और दोस्तों हमारा ये v हो जाएगा। तो v से v हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो समय या जो आवर्तकाल निकल कर आता है वो 2πm/क्यूबी निकल कर आता है। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना जो यानी कि 20 चुंबकीय क्षेत्र वाले जो m द्रव्यमान का कोई कण है यदि वह r त्रिज्या के पथ पर यानी गति कर रहा है तो इसका जो आवर्तकाल होगा एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया समय होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला रट लेना 2πm/क्यूबी होता है। अब आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक स्प्रिंग से लटकाए गए किसी कण का आवर्तकाल t है। यदि स्प्रिंग को 4 बराबर भागों में काटकर उसी द्रव्यमान को किसी एक भाग से लटकाया जाए तो नया आवर्तकाल होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपके पास कोई एक स्प्रिंग है, यदि दोस्तों इससे अपन कोई भार यानी नीचे इस प्रकार से लटकाते हैं तो दोस्तों हमारा जो इसका जो आवर्तकाल हमारा टी है, यदि दोस्तों इसको यानी समान 4 भागों में यदि काट दिया जाए तो एक भाग यानी दोस्तों लेकर के उससे यदि हमारा यानी वो उसी यानी द्रव्यमान को लटकाया जाता है तो उस समय दोस्तों इसका जो आवर्तकाल होगा, जो टाइम पीरियड होगा, नया टाइम पीरियड वो कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा दोस्तों स्प्रिंग होती है उसका जो बल नियतांक क्या होता है तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा यह लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दोस्तों अपन इसके लंबाई को कम करते जाएंगे इसका जो स्प्रिंग नियतांक का मान होता है दोस्तों वह उसी अनुपात में कम होता जाता है। पहले यानी दोस्तों यदि इसके अपन 4 टुकड़े करते हैं तो दोस्तों एक टुकड़े का जो हमारा जो इसका नियतांक हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 की हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लंबाई का मान है वो हमारा चौथाई हो गया है, यानी दोस्तों तीसरा हिस्सा इसका निकाल गया है, यानी एक चौथाई हो गया है। तो इसका जो स्प्रिंग नियतांक का मान कितना हो जाएगा, 4 की हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि स्प्रिंग का जो नियतांक होता है वो 2π रूट के m/में में क्या होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि यह जो हमारा स्प्रिंग नियतांक क्या होता है इसके यानी रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों यदि हमारे यदि K1 है, यदि दोस्तों अपन यानी नया आवर्तकाल यदि अपन निकालेंगे तो 2π रूट, तो दोस्तों नया यानी हमारा जो K2 का मान आ जाएगा वो अपन कितना रख देंगे, 4K1 रख देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बाहर निकल कर आएगा हमारा 1/2 जाएगा। तो दोस्तों यह पहले वाले आवर्तकाल का यदि अपन देखते हैं कि तो हाफ हो जाता है। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों हमारा जो नया आवर्तकाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका T/2 हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए सिक्स्थ क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक स्थिर आवेश पर एक बहुत उच्च चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब आवेश। दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास कोई एक स्थिर आवेश है, उस पर एक यानी बहुत ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, यानी बी आरोपित किया जाता है। तब आपको बताना कि दोस्तों जो आवेश होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर एक बल का अनुभव करता है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत एक बल का अनुभव करेगा, या दोस्तों किसी भी यानी निरपेक्ष दिशा में बल का अनुभव करता है या कोई बल नहीं। दोस्तों मैं क्या बताना कि आपका कोई एक स्थिर आवेश है और उसको यानी कि उसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, उस पर जो बल लगेगा वो आपको होता है ना किस प्रकार लगेगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो बल का जो चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला होता है वो QVB sin थीटा होता है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यानी कि इसके अंदर जो हमारा आवेश होता है यदि वह आवेश गतिशील होता है उसी कंडीशन में दोस्तों उस पर फोर्स लगता है। और दोस्तों गतिशील भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी दोस्तों यदि हमारा चुंबकीय क्षेत्र के यानी लंबवत तो यदि कोई हमारा कोई आवेशित कण गति करता है तभी यानी दोस्तों उस पर हमारा क्या लगता है, चुंबकीय बल लगता है। यानी दोस्तों थीटा का मान हमारा 90 डिग्री होना चाहिए और दोस्तों इसके अंदर की वेलोसिटी का मान भी होना चाहिए, तभी दोस्तों हमारा फोर्स कार्य करेगा। यानी यहाँ पर दोस्तों में जो आवेश स्थिर दिया हुआ है तो वेलोसिटी का मान हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो दोस्तों उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा, जो लगने वाला बल हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला।
यानी एक स्थिर आवेश पर बहुत उच्च चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तब दोस्तों हमारा जो उस पर जो बल लगता है वो यानी कोई भी बल नहीं लगता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए सेवंथ क्वेश्चन है दोस्तों। सेवंथ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अभिदर्शक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफ नोट तथा एफ ई है, तब उचित आवर्धन के लिए सही संबंध होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक सूक्ष्मदर्शी दी हुई है, आपको बताना कि दोस्तों इसका जो उचित आवर्धन है दोस्तों, यानी आवर्धन का मान यानी सबसे बेस्ट होने के लिए आपको एफ नोट एवं जो हमारी एफ ही है, यानी दोस्तों ये हमारी अभी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी हो गई, ये अभिदक्षक लेंस की फोकस दूरी हो गई एफ नोट। तो इन दोनों में संबंध आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारी सूक्ष्मदर्शी होती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके अंदर दोस्तों हमारा जो अभिदर्शक लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा नेत्रिका लेंस से कम होती है, यानी एफ नोट होती है वो दोस्तों हमेशा कम होती है एफ ई से। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यदि दोस्तों यानी कि इसको याद रख लेना, हमारा जो यानी दोस्तों हमारा जो अभिदर्शक लेंस होता है उसकी फोकस दूरी यानी नेत्रिका लेंस से हमेशा छोटी होती है उचित आवर्धन के लिए, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण आई और माध्यम का अपवर्तनांक म्यू निम्नलिखित असमीका को संतुष्ट करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आपके पास कोई माध्यम है, उसका अपवर्तनांक हमें म्यू दिया हुआ है। यदि दोस्तों इस पर आई अपवर्तनांक कोण से कोई यानी किरण अपन आपतित कराते हैं तो दोस्तों उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो आपको क्या बताना है कि दोस्तों हमारा आपतन कोण आई है एवं जो हमारा इसका अपवर्तनांक म्यू है, इन दोनों को कौन सी समीका जो है असमीका है वो संतुष्ट करेगी, ये आपको बताना है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा क्रांति कोण के बारे में। क्रांति कोण हमारे क्या होता है कि दोस्तों ऐसा आपतन कोण जिस पर दोस्तों हमारा जो किरण का जो परावर्तन होता है वो 90 डिग्री हो, यानी अपवर्तन कोण हमारा क्या हो 90 डिग्री हो। इस कोण को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, क्रांति कोण कहते हैं, यानी सी से इसको डोनेट करते हैं। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि क्रांति कोण का जो फॉर्मूला होता है यानी साइन सी इज इक्वल टू होता है वो 1/μ होता है। अब दोस्तों ध्यान रखिए, यदि दोस्तों अपन यानी आपतन कोण का मान यदि क्रांति कोण से अधिक करते हैं तभी दोस्तों हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यदि दोस्तों आपतन कोण हमारा इसको अपन क्रांति कोण या इसे कम करते हैं तो इसका यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा बल्कि अपवर्तन होगा। तो दोस्तों यानी कि क्रांति कोण से अधिक कोण पर यदि आपतन करेंगे तभी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यानी दोस्तों हमारा जो आपतन कोण है साइन आई वो हमारा अधिक किससे होना चाहिए, क्रांति कोण यानी साइन सी से अधिक होना चाहिए। और हम जानते हैं दोस्तों क्रांति कोण का मान हमारा 1/μ होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपन प्राप्त करके जो साइन आई का जो मान होना चाहिए वो 1/μ से अधिक होना चाहिए। दोस्तों ऐसा हमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों इनको उल्टा करेंगे, यानी साइन आई को नीचे लेकर के आएंगे और म्यू को ऊपर ले जाएंगे। तो दोस्तों इसको यदि अपन इस प्रकार से चेंज करेंगे यानी 1/में साइन आई, और यदि दोस्तों इधर अपन म्यू को ऊपर कर लेंगे दोस्तों इसके साथ ही हमारा चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। आपने असमीका के रूल पढ़े होंगे, तो इसके अनुसार दोस्तों हमें ये असमीका प्राप्त हो जाती है। और ये हमें कौन सा कहाँ दी हुई है, ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यदि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो उस समय दोस्तों आपतन कोण आई एवं जो इसका अपवर्तनांक है इनमें जो सही असमीका होगी वो हमारी ऑप्शन नंबर ए वाली हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9th क्वेश्चन आपके सामने है और इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है, यदि हमारी सी धारिता है और एल प्रेरकत्व है तो आपको बताना कि जो एल सी की विमा होगी वो कितनी होगी। दोस्तों आपने जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है, एसी करंट वाला चैप्टर है, उसके अंदर पढ़ा होगा कि दोस्तों जो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है, कोणीय आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है वो 1/√LC होता है। तो यहाँ से दोस्तों यदि अपन LC का मान निकालेंगे तो 1/ओमेगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा। और हम जानते हैं दोस्तों ओमेगा की जो हमारी यूनिट होती है, जो विमा होती है वो T-2 होती है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो आवर्ती का जो मात्रक होता है वो सेकेंड इनवर्स होती है। और यदि यहाँ पर दोस्तों इसका स्क्वायर हो रहा है तो यानी कि इसकी जो विमा हो जाएगी वो T-2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों LC की विमा आपकी कितनी हो जाएगी 1/T-2। और ये दोस्तों हमारा ऊपर आ जाएगी तो हमारी प्लस की हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी LC की विमा हो जाएगी हमारी T2 यानी M0L0 T2। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारी जो LC की विमा हो जाएगी वो LC किसके बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और इसकी विमा होगी हमारी ऑप्शन नंबर बी वाली हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 10th क्वेश्चन है दोस्तों। 10वें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया कि हमारी जो धारिता होती है उसका विमीय सूत्र कितना होता है। तो दोस्तों धारिता का जो विमीय सूत्र हो, यदि आपको फॉर्मूले से यदि नहीं निकाल पाते हैं तो दोस्तों इसको तो आप डायरेक्ट रट लोगे तो ही ठीक रहेगा। दोस्तों याद रखना इसकी तो हमारी विमा होती है वो दोस्तों M एवं L है वो तो नेगेटिव होते हैं, यानी
यानी M-1 और L-2 होती हैं, और बल्कि दोस्तों हमारा T4 होता है और A2 होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना, तो धारिता का जो विमीय सूत्र होता है वो M-1 L-2 T4 और T2 A2 होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों तो आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो दोस्तों हम जानते हैं हमारा Q इजिकल टू होता है वो CV होता है। तो यहाँ से C इजिकल टू हमारा Q अपॉन में V हो जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं हमारी जो Q की विमा होती है वो A1 इंटू T1 होती है, और दोस्तों हमारी जो V की जो विमा होती है वो हम जानते हैं M1 L2 T-3 और A-1 होती है। तो इसको दोस्तों यदि अपन ऊपर लेकर के आएंगे तो हमारा M- का हो जाएगा और L- का 2 हो जाएगा। दोस्तों T नीचे -3 है और ऊपर A का, तो ऊपर जा करके हमारा T4 हो जाएगा, और A यहाँ पर हमारा नीचे -1 है, ऊपर +1 है, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी जो विमा हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए वाली हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस PV इजिकल टू RT समीकरण का पालन करती है। दोस्तों आपको बताना कि दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारी जो इक्वेशन है वो एक आदर्श गैस की समीकरण है, और हमें क्या पूछा कि वास्तविक गैस है वो इस समीकरण का पालन कब करेगी। एंड दोस्तों इस क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक गैस होती है दोस्तों वह आदर्श गैस की बातें कब व्यवहार करती है। दोस्तों ये जो दोनों ही क्वेश्चन वो इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं हमारी जो आदर्श गैस होती है दोस्तों उसके जो अणु होते हैं उनके मध्य जो अंतराणु बल होता है दोस्तों याद रखना नगण्य होता है। तो यानी दोस्तों यदि वास्तविक गैस है उसके भी अणुओं के मध्य अंतराणु बल दोस्तों अपन नगण्य करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे दोस्तों, इसका टेम्परेचर को अपन उच्च कर देंगे। यदि टेम्परेचर को अधिक कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसका अंतराणु बल हमारा कम हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो प्रेशर होगा उसको अपन बिल्कुल कम कर देंगे। तो प्रेशर कम करने के कारण क्या होगा दोस्तों, जो अणु होंगे वो दूर दूर चले जाएंगे, और यदि दूर दूर चले जाएंगे तो इसके मध्य का जो अंतराणु बल हो जाएगा वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि वास्तविक गैस को यदि हमें आदर्श गैस के समय यानी व्यवहार कराना है तो इसको अपन कहाँ पर रखेंगे, न्यून दाब एवं उच्च ताप पर रखेंगे। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों वास्तविक गैस है यदि वह आदर्श गैस की यानी बाती यानी समीकरण का यदि हमें पालन कराना है तो उसको न्यून दाब एवं उच्च ताप पर रखना होगा, क्योंकि दोस्तों उसके अणु के मध्य जो अंतराणु बल है दोस्तों हमें नगण्य करना होगा। नगण्य करने के लिए क्या करें, इसका टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे, प्रेशर को कम कर देंगे। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 12 नंबर का क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि किस नियम अनुसार सभी भागों पर दाब प्रभाव समान होता है। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारी कोई भी यानी एक बंद पात्र है, इसके अंदर कोई भी गैस या लिक्विड भरी हुई है, यदि दोस्तों इसको अपन किसी भी भाग यदि अपन दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो दोस्तों ये जो प्रेशर है वो समान रूप से यानी सभी यानी सतहों पर यानी समान रूप से यानी प्रभावी हो जाता है, या दाब होता है वह समान रूप से सभी जगह प्रभावी हो जाता है। तो आपको बताना कि दोस्तों यह जो नियम है वह कौन सा वैज्ञानिक यानी कौन सा नियम के अनुसार है यह कथन। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा पास्कल का नियम है दोस्तों वही नियम है। पास्कल का नियम क्या आता है कि दोस्तों यानी किसी भी यानी बंद पात्र में अपन किसी एक सतह पर यदि प्रेशर लगाते हैं तो दोस्तों यह जो प्रेशर होता है वो सभी यानी अन्य भुजाओं पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों 13 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, ये 13 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा इधर। इसके अंदर क्या पूछा गया कि किसी आदर्श गैस समीकरण PV इजिकल टू R2 में V निम्नलिखित में से किसके आयतन को प्रदर्शित करता है। दोस्तों हमारा जो ये इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर दोस्तों ये जो V वाला पद हमें दिया हुआ है, तो ये आपको बताना कि जो V आयतन है वह किसका आयतन है, 1 ग्राम गैस का या किसी भी मात्रा की गैस का, या 1 ग्राम मोल मात्रा गैस का, या 1 लीटर गैस का। दोस्तों एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी आदर्श गैस का समीकरण होता है वो PV इजिकल टू NRT है, NRT होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या गया कि N के मान को 1 रखा गया है कि दोस्तों N का मान हमारा कितना गया है, रखा गया है 1 मोल ग्राम रखा गया है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, हमारा जो आयतन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, यहाँ पर 1 ग्राम को जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मोल का मान हमें कितना रखा गया है, 1 रखा गया है। तो दोस्तों यानी कि हमारा जो 1 ग्राम मोल का जो आयतन हो जाएगा वही हमारा V हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यहाँ पर मोल का मान कितना रखा गया है, 1 रखा गया है, तो इसके कारण जो ये आयतन V हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, 1 ग्राम मोल गैस का हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हो कि किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। दोस्तों हमारा कोई भी धातु है उसका जो विशेष प्रतिरोध होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होता है, ये आपको बताना किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों याद रखना जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है
यह न तो दोस्तों दाव पर निर्भर करता है, न ही लंबाई चौड़ाई और मोटाई पर निर्भर करता है, न ही चुंब के क्षेत्र पर, बल्कि दोस्तों यह ताप पर निर्भर करता है। और दोस्तों यह हमारी इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमारी धातु होती है वह किसकी बनी होती है। यानी दोस्तों हमारा जो विशेष प्रतिरोध होता है, एक तो यानी धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है और दूसरा ताप पर निर्भर करता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो हमारा धातु का जो विशेष प्रतिरोध होता है इसका मान भी बढ़ जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। बल्कि दोस्तों यह धातु के आकार, आकृति, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, आज का जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि गैसों का अवस्था समीकरण निम्नलिखित रूप से व्यक्त होता है। यानी दोस्तों ये इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर P है दोस्तों हमारा प्रेशर है, V आयतन है, T परमताप है, A B R नियतांक है। तो A की विमा आपको बतानी है कितनी होगी। यानी दोस्तों इस इक्वेशन में हमारा जो A वाला पद है इसकी विमा हमें बतानी है कितनी होगी। दोस्तों इसके अंदर याद रखना दोस्तों, हमारे यानी जितने भी यानी प्लस वाले जितने भी अलग अलग पद होते हैं, यानी दोस्तों उस समय में जितने भी हमारे पद होते हैं उनकी विमा समान होती है। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर दोस्तों प्रेशर की जो विमा है और जो A/V² की विमा हमारी समान हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों हमारी जो बी की विमा हो जाएगी वो V के इक्वल हो जाएगी। और दोस्तों हमारी जो RT की विमा है इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों अपन क्या कहते हैं कि दोस्तों हमारी जो A/में जो V² की जो विमा है वो हमारी प्रेशर की विमा के बराबर हो जाएगी। और हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो V² की जो विमा है दोस्तों V की विमा कितनी होती है हमारी L3 होती है। तो V² की विमा कितनी हो जाएगी, L6 हो जाएगी। इसी प्रकार की दोस्तों प्रेशर की विमा हम जानते हैं हमारी कितनी होती है, वो M1 L-1 और ये हमारी T-2 होती है। अभी दोस्तों इसको यदि अपन इधर आकर के यानी L6 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी दोस्तों एक की जो विमा है वो आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी, हमारी हो जाएगी M1 L5 T-2 हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी M1 L5 और T-2। यदि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैंने जिस मेथड से निकाला है उस मेथड से यदि निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अन्यथा दोस्तों इस क्वेश्चन की जो हमारी विमा है इसको रट लेना। यानी एक की विमा हमारी ये हो जाएगी और दोस्तों जो बी की विमा हो जाएगी वो हमारी यानी आयतन की विमा के बराबर हो जाएगी, यानी L3। यानी दोस्तों बी की विमा हमारी ऑप्शन नंबर सी वाली होगी। यानी दोस्तों मैंने यानी इसके आंसर कंसेप्ट क्या लगता है कि दोस्तों हमारी जो पी की विमा है वो इस विमा की इक्वल होती है और जो वी की विमा है वो हमारी बी की इक्वल होती है। तो इस प्रकार से बी की विमा तो हमारी कितनी हो जाएगी, वी की विमा के बराबर ये वाली, और हमारी ए की विमा और हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए वाली जो कि मैंने अभी निकाला है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन के दोस्तों आज के हमारे जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रेगुलर रखे रहिए। दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम हो वो यानी बहुत ही यानी नज़दीक आ चुकी है, अब आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप को जय हिंद जय भारत।